हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के जो हमारा हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 9वीं की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1 उसका पाठ 2 लहसा की ओर, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं लहसा की ओर, तो इसके जो लेखक है वो कौन है? राहुल साकृत्यायन है। तो चलिए हम उसके जीवन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है कौन? राहुल साकृत्यायन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। और इनका मूल नाम यानी कि इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? केदार पांडे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में और उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। इन्होंने 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म की क्या करी? इन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद राहुल साकृत्यायन नाम से ये क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के क्या थे? ज्ञानी थे। यानी कि इनको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी इन सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था। ये सभी भाषा इनको आती थी। उनके ज्ञान के आधार पर ही इन्हें महापंडित कहा जाता था। और वे क्या थे? ये जो थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक थे। इन्होंने संसार के अनेक देशों की क्या की? यात्राएं की। साहित्य के ये महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़ गए थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रचना परिचय के बारे में भी हम जान लेते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल साकृत्यायन ने क्या क्या रचनाएं की? उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, आत्मकथा लिखी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में इन्होंने क्या किया? सर्जन कार्य किया है। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में क्या किया? अनुवाद भी किया है। इनकी कृतियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। और अन्य साहित्य यानी कि दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, तो ये इनकी जो है हमें अन्य रचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। यात्रा साहित्य के बारे में अगर मैं कहूँ तो इनकी यात्रा साहित्य में मेरी जीवन यात्रा ये 6 भागों में है। राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमाचल परिचय, रूस में 25 मास, तो ये इनकी यात्रा साहित्य है। यानी कि इनको यात्रा वृत्तांत जो है हम कहेंगे। साहित्यिक विशेषता क्या है? यात्रा वृत्त लेखन में राहुल साकृत्यायन का जो स्थान है वो क्या है? अद्वितीय है। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की भी रचना की है। इन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो यात्रा वृत्तांत है, जब हम यात्रा करते हैं तो उसकी इन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई, क्या लाभ बताया है कि घुमक्कड़ी के लाभ में क्या है? विस्तृत उद्देश्य बताया। और क्या कहा कि जो यात्रा है इससे क्या होता है? मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन यानी कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, अज्ञात जो स्थान है जिनके बारे में हमें नहीं पता है और हम उन स्थानों की जब यात्रा करते हैं तो उसके बारे में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और उस स्थान पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसकी भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। भाषा शैली में अगर हम कहें तो राहुल साकृत्यायन ने अपनी भाषाओं में परिनिष्ठ एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी और इसके अलावा फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। यानी कि भाषा का जो एक आकर्षण होता है वो भी बढ़ गया है, वो बहुत ही रोचक लगती है। फिर अभी तक जो हमने राहुल साकृत्यायन के जीवन परिचय के बारे में जाना कि उनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। अब हमारा जो ये पाठ है लहसा की ओर, इस पाठ का हम सारांश पढ़ते हैं कि आखिर इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है। कि जो लहसा की ओर नामक पाठ
लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जब इन्होंने पहली बार तिब्बत की यात्रा की थी तो उस समय पर जो इन्होंने ये नाटक, ये जो पाठ है वो लिखा था। इन्होंने 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगों के सदम वेश में की थी। यानी कि उस समय पर भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस समय पर वे भारतीय जो थे वो तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे। तो उस समय पर लेखक ने ये जो यात्रा है वो किस वेश में की? भिखमंगों के वेश में की, यानी भिखारियों के वेश में की। इस पाठ में उन्होंने लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का जो है रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां जो है हमें प्राप्त होती है। लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से शुरू की थी, क्योंकि तब फरी क्लिन पोंड का रास्ता जो है वो खुला हुआ नहीं था। जो ये रास्ता है फरी क्लिंग पोंड, ये जो रास्ता उस समय पर नहीं खुला था, जिसके कारण जो लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा कहाँ से की? नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत कुछ अच्छी बातें थी और कुछ तकलीफ भी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। लोग अपने घरों को खुला रखते थे। यहाँ की बहुएं या उनकी सास या जो सास थी वो क्या करती थी? यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर देती थी। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। उस परित्यय चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी और फिर थोडला के आखिरी गांव में मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की क्या हुई? अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक, ये क्या है? लेखक 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के देश में घोड़े पर सवार होकर आया तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में क्या है? रात बितानी पड़ी। जब लेखक की सबसे विकट डांडा खोडला पार करना था, 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह थी। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण दूर दूर तक आदमी नहीं दिखते थे। अब इन्होंने किस स्थान की वर्णन किया है? तो डोडला, जो डाडा खोडला है उस के पास में जो डांडे हैं उस जगह का वर्णन इन्होंने क्या है? किया है। अब आगे क्या बता रहे हैं उस जगह के बारे में कि यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। यहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता है। यह क्या है? डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूटने के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी जान का ही खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही ये भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना क्या था? कठिन था। इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए थे और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे परे पहुँचे जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण कैसा था? मनोरम था। दोनों ओर क्या थे? पहाड़ थे। उसमें कुछ बर्फ भी थी तथा कुछ पर बर्फ नहीं थी, न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े या झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब क्या हो गए? बिछुड़ गए, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गया था। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया।
वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उनका जानकार सुमति प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका जो क्रोध था वो क्या हो गया, शांत हो गया। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय और रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उसके साथी अरव तिरडरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे वह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में त्रिड़ी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते। बोध गया से लाए घड़े खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने के लिए क्या करा, रोका। लेखक को भरिया यानी कि भार वाहक न मिलने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, जिसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन, ये क्या है, पोथियाँ, 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन कैसा था, 15-15 शेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमान के पास चला गया। त्रिड़ी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। तो आगे चलिए हम जो है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हैं, जिसको हम कर लेते हैं। ये अक्सर इस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें एक गद्यांश दे दिया जाता है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनका हमें जो है उत्तर देना होता है। तो चलिए, इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश बनते हैं वो उन सभी को मैं लेकर के आई हूँ। तो आज जो है हम उनके प्रश्न उत्तरों को भी हम कर लेते हैं। पहला जो हमारा गद्यांश है वो क्या है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। परी क्लिन योर्ड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकसियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो है हमारा गद्यांश है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है हम उनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य रास्ते का जो महत्व है उसको बताइए। तो नेपाल तिब्बत मार्ग, किसी समय नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग क्या है, वो हुआ करता था। इसी मार्ग में नेपाल और तिब्बत का व्यापार होता था। व्यापारिक दृष्टि से यह मार्ग बहुत ही विशेष महत्व रखता था। फरी क्लिंडियोड का रास्ता खुलने से पहले नेपाल के अलावा हिंदुस्तान की जो चीज़ें भी इसी मार्ग से कहाँ जाती थी, तिब्बत पहुँचती थी। इस तरह यह विशेष महत्व रखने वाला मार्ग था। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि यह मुख्य भाग सैन्य दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण था। तो नेपाल से तिब्बत तक जाने वाला यह मार्ग किसी समय सैनिक रास्ता भी हुआ करता था। इस मार्ग पर जगह जगह क्या थी, फौजी चौकियां थी और किले बने हुए थे। इन चौकियों और किलों में कभी चीनी सेना क्या करती थी, रहा करती थी। इस प्रकार सैन्य दृष्टि से यह मुख्य मार्ग अपना विशेष महत्व रखता है। तीसरा प्रश्न क्या है कि लेखक ने इस मार्ग पर क्या क्या बदलाव देखा है। लेखक ने देखा कि इस मुख्य मार्ग पर चीनी सेना रहने के लिए बने हुए बहुत से फौजी मार्ग क्या है, वो गिर चुके हैं। किले के कुछ भागों में किसानों ने अपना घर बना लिया है, जिससे वहां आबादी क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस तरह वही पर्याप्त बदलाव जो उसने देखा है, किसने, लेखक ने इस मार्ग पर देखा। हमारा अगला जो गद्यांश है वो उसको भी हम पढ़ लेते हैं और फिर उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको भी हम करेंगे।
तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सजा नहीं मिल सकती, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और यहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल खोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची यानी कि दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। तो इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि तिब्बत के गांव में कानूनी जो व्यवस्था थी इतनी बदतर होने के क्या कारण थे। ये क्या है? व्यवस्था। तिब्बत के गांव में कानूनी व्यवस्था इतनी बदतर होने के अनेक कारण थे, जैसे तिब्बत सरकार द्वारा पुलिस और गुप्तचर विभाग पर पैसा खर्च नहीं किया जाता था। दूसरा, यहाँ के लोगों के बंदूक या पिस्तौल रखने पर प्रतिबंध नहीं था। निर्जन प्रदेश होने के कारण खून होने का पता लगता था और ना ही गवाह आसानी से मिल पाते थे। और यहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति वो कैसी थी? विषम थी, जिससे आवागमन सुगम नहीं था। तो ये जो कारण है जिसके कारण वहाँ की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल बदतर थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? तिब्बत के लोग डाकुओं से अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे? कि तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून न होने के कारण लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ डाकू यात्री को पहले मारते हैं, फिर उनके पास पैसा होने या ना होने की जांच करते हैं। डाकू यदि पहले ना मारे तो उन्हें भी अपनी जान का खतरा रहता था। ऐसे में लोग डाकुओं से बचने के लिए क्या करते थे? सदा सतर्क रहते थे और हथियार लेकर के चलते थे। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि लेखक ने अपनी यह यात्रा भिखारियों के वेश में क्यों की थी? क्योंकि इसका क्या कारण है कि लेखक ने अपनी यात्रा भिखारियों के वेश में इसलिए की क्योंकि इससे डाकुओं की लूटमार और हिंसा का शिकार होने से वो बच सके। वे डाकुओं को देखते ही कुची कुची एक पैसा कहकर क्या करते थे? भीख मांगने लगते थे। इसी कारण इन्होंने क्या है? भिखारियों की वेश में अपनी यात्रा की थी। अगला हमारा जो गद्यांश है वो क्या है? अब तक टिट्टी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिटरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, कितनी ही पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही डंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचाकर पैसे दे दूंगा। अब इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको कर लेते हैं कि त्रिड़ी की भौगोलिक स्थिति तथा उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कि जो त्रिड़ी का एक मैदानी क्षेत्र है, यानी कि जो त्रिड़ी क्या वो एक मैदानी क्षेत्र है, उसके चारों ओर क्या है? पहाड़ है, जिससे ये क्या लगता है? एक टापू की तरह लगता है। इसके बीच में एक पहाड़ी भी है जिसका नाम क्या है? त्रिड़ी समाधि गिरी। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। पहाड़ों से घिरा हरा भरा मैदान अपनी सुंदरता से लोगों को अपने आकर्षण से क्या करता है? बांधे रखता है। अब अगला हमारा प्रश्न है कि सुमति लोगों की धार्मिक भावना एवं आस्था का किस तरह अनुचित लाभ उठा रहे थे? तो मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु सुमति के पास बोध गया से लाया हुआ लाल रंग का पवित्र क्या था? वस्त्र था। यह बौद्ध
धर्म का पवित्र प्रतीक था। सुमति अपने यजमानों को इसी कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों से डंडे बनाकर देते थे और उनसे दक्षिणा स्वरूप क्या करते थे, धन वसूल करते थे। तो इस प्रकार वे लोगों की धार्मिक भावना और आस्था का क्या कर रहे थे, अनुचित लाभ उठा रहे थे। सुमति को अपने साथ चलने के लिए लेखक ने किस तरह राजी किया। लेखक ने सुमति से कहा कि वे जिस गांव में ठहरे वहां डंडा बांट दें, मगर आसपास के गांव में ना जाए, इससे उनके इस नुकसान की भरपाई वे लहसा पहुँच कर देंगे। इस तरह उन्होंने सुमति को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। अब अगला गद्यांश क्या है उसको देख लेते हैं कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी कि विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी कि नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। अब हम इनसे संबंधित जो प्रश्न है उसको अभी हम देख लेते हैं कि तिब्बत में खेती की जमीन की क्या व्यवस्था है। संक्षेप में बताइए कि तिब्बत में खेती योग्य जमीन छोटी बड़ी जागीरों में बटी हुई है। इनका अधिकांश भाग बौद्ध मठों और विहारों के हाथों में है। यह जागीरदार अपनी अपनी जागीर में खेती कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए जिस भिक्षु को भेजा जाता है वह क्या है, जागीर के आदमियों के लिए राजा के समान होता है। अगला प्रश्न है कि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था के आधार पर लेखक की चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको लिखिए। तो उस समय मेरा वेश ऐसा नहीं था। लेखक के इस कथन से ज्ञात होता है कि लेखक सादा जीवन उच्च विचार को समर्थक था। यद्यपि यद्यपि अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान वह भिखमंगे कपड़े पहने थे। तिब्बत में भिखारियों की क्या है, इज्जत नहीं होती। लेखक उस समय राजा के समान पूज्य व्यक्ति से मिलने जा रहा था, पर उसे अपने वस्त्रों की परवाह न थी। अगला प्रश्न है कि शेखर विहार के भिक्षु के व्यवहार से लेखक अभिभूत क्यों हो गया। शेखर विहार के भिक्षु थे नमसे। वे लेखक की वेशभूषा का ख्याल किए बिना उनसे बड़े प्रेम से मिले। वे निम्र और कैसे थे, स्नेहिल इंसान थे। उनका जो अच्छा व्यवहार देखकर लेखक क्या हो गया, अभिभूत हो गया। अगला हमारा जो गद्यांश है वो क्या है कि डांडे तिब्बत में सबसे खतर की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करते और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं है। तो इस गद्यांश से संबंधित जो अब हम प्रश्न हैं तो उनको भी देखते हैं कि डांडे की प्राकृतिक वस्तु स्थिति का वर्णन कीजिए। अब उस स्थान की जो प्राकृतिक स्थिति है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि डांडे तिब्बत के सबसे खतरनाक स्थान है। उनकी ऊंचाई कितनी है, 16-17 हजार फीट है। ये क्या है, 16-17 हजार फीट है। दोनों तरफ कोई इंसानी बस्ती नहीं है। नदियों के घुमावदार रास्ते और पहाड़ों के कोनों के कारण, किसके कारण, कोनों के कारण दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है, डाकू लूटने से पहले राहगीरों को क्यों मार डालते थे। तो डाकू लूटने से पहले राहगीरों को इसलिए मार देते थे कि वहाँ हथियार लेकर चलने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। राहगीर भी हथियार लेकर चलते हैं और मौका मिलते ही डाकुओं को मार देते हैं। अतः डाकुओं को लूटने से पहले राहगीर को मारना पड़ता है। अब अगला प्रश्न है कि डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर तिब्बत सरकार का रवैया कैसा है। तो डांडे
डांडे जैसे खतरनाक जगहों पर तिब्बत सरकार का जो रवैया वो कैसा है, उदासीन भरा है। वह पुलिस और खुफिया विभाग पर कम ही खर्च करती है। अगला हमारा गद्यांश क्या है कि दूसरे दिन हम घोड़ों पे सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल रहे थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ जो है वो क्या हो रही थी, दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की डंडियों से सजाया गया था। तो इससे संबंधित प्रश्न कौन से हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ कैसे थे? बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नंगे हो। उन पर न बर्फ की चादर लिपटी थी, न ही हरियाली का दुसाला। ये क्या है, यहाँ पर स्पेस है। अब है डांडे के देवता को कैसे सजाया गया था। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ के देवता का स्थान था। उन्हें पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों तथा रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। डांडे क्या है? डांडे तिब्बत की वे खतरनाक जगह हैं जो 17,000 फीट ऊंची हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डांडे कहते हैं। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि थोडला के पहले के आखिरी गांव, जिसमें आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। इसका क्या कारण था? तो थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ कौन थे? बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उस जगह में क्या थी? जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक कैसे थे? भद्र वेश में था, पर वहाँ उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहाँ पहुँचा था। शाम के समय लोग छेड़ पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इसके अलावा उसके साथ सुमति भी नहीं था, इसलिए यह जो है ठहरने के लिए, किसके लिए? ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं पा सका। दूसरा प्रश्न है कि उस समय में तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय तिब्बत में हथियार न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता था। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी कोई प्रबंध नहीं होता था। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते थे, फिर उनसे माल लूटते थे। अब अगला प्रश्न है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया था। पहला कारण क्या था कि जो लेखक का जो घोड़ा है वो कैसे चल रहा था? धीरे धीरे चल रहा था, और घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। वह गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चला गया और फिर वापस आकर सही रास्ते पर गया, जिसके कारण वो क्या था? अपने साथियों से बिछड़ गया था। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। शेखर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, जिनको वे डंडा बांटते थे। इन डंडों को बांटने में अधिक समय लगता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। लेखक को शेखर विहार के ही एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गई। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए समय की आवश्यकता थी। लेखक उस समय उनके अध्ययन में रम चुका था, इसलिए उसने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। अब अगला प्रश्न है,
हम उसको देख लेते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। तीसरा है, रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत वालों को देखते ही कुची कुची एक पैसा कहकर भीख मांगनी पड़ी। और उसका घोड़ा कैसा था, सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से क्या हो गया, बिछड़ गया। समय से न पहुंचने के कारण उसे सुमति के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। तो ये इन कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ा। इसके अलावा वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लाद कर यात्रा करनी पड़ी। उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। तो ये जो सभी कठिनाइयाँ हैं उन लेखक को अपनी यात्रा के दौरान उठानी पड़ी थी। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय में तिब्बती समाज के बारे में ये पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज बहुत ही खुला था, जिसमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच की बातें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे अपरिचितों को चाय बनाकर भी दे दिया करती थी। जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। जहाँ पर जान पहचान नहीं थी तो लोग जो है रात बिताने के लिए आसरा नहीं देते थे। समाज में मदिरा पान का रिवाज था। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे तथा अंधविश्वासी थे। वे गंडे के नाम पर साधारण कपड़े के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। तो ये जो है हमारा पाठ आज पूर्ण हुआ। राहुल साकेत ने अपनी जब तिब्बत यात्रा की थी तो उस दौरान में उन्होंने जो जो समस्याओं का सामना करना पड़ा था, वहाँ के समाज के बारे में जो उन्होंने जाना था, उन सभी का वर्णन इस पाठ के दौरान में इन्होंने किया है। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो इन वीडियो का जो है लाभ उठा सकें। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी क्लिक कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।